मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका पीएसआर कोचिंग क्लासेस की इस नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास, जो अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 है, जिसमें हमने 2 दिन पहले टेस्ट लिया था। इसमें जितने भी PYQ थे 2011 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, वो सबको कवर करते हुए हमने आगे बढ़ा था। तो मैंने सोचा कि चलिए उसको सोल्यूशन करवा देते हैं, आप लोग के पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। फर्स्ट, भारत में जो सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले याद रखिए कि भारत को सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, संगठित और असंगठित। ओके, तो संगठित में जो है, देखिए संगठित में जो भी है, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होता है, क्या होता है, सरकार के द्वारा जो भी पंजीकृत होता है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ओके, और सेवा क्षेत्र में, और दूसरा असंगठित, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होती है, ठीक है, सरकार के द्वारा ये पंजीकृत नहीं होती है, और इसे मतलब इसमें उसका नौकरी भी सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, छोटे मोटे दुकानदार वगैरह जो हो गया वो इसमें आते हैं। ओके, चलिए, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 था कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। हमने बताया था कि भारत में जितने भी भारत की अर्थव्यवस्था, उसके 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, और तीसरा है सेवा क्षेत्र, क्या है, तृतीयक क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो बोरिंग नहीं हो, बोरिंग तो नहीं होगा वैसे देख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में को कृषि क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र। दूसरे को हम और उद्योग क्षेत्र बोलो या औद्योगिक क्षेत्र बोल दो। तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें कृषि, खनन, पशुपालन, ठीक है, डेयरी उत्पादन, जितनी भी चीज़ें इसमें आती है सब इसी में आती है। ठीक है, और अगर आप द्वितीयक क्षेत्र की बात करोगे तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका गैस, बिजली, उद्योग, विनिर्माण। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में तो आपको पता ही है, बैंक आ जाता है, रेलवे आ जाता है, अस्पताल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को याद रखने का ज़रूरत है कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है, ये दोनों को सेवा प्रदान करता है। ये दोनों को सेवा कौन प्रदान करता है, ये तृतीयक क्षेत्र, इसलिए इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। आज के बाद आपसे पूछेगा कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। कौन सेवा प्रदान करता है, तो ये तृतीयक क्षेत्र। क्योंकि अगर आप कुछ किसी क्षेत्र में कुछ कमाते हो, द्वितीय क्षेत्र में से कुछ कमाते हो, तो रखोगे कहाँ, मतलब वो उसको बैंक में डालोगे ना, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा 7। ये तो इधर क्वेश्चंस नहीं आया है, पर देख लीजिएगा फिर। ठीक है, 7 थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देख लिया, हम थोड़ा सा योजना आयोग वगैरह को साथ में लेके चलते हैं। योजना आयोग, अच्छा चलिए वो हम बाद में देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से आई थी। कब आई थी, 1 जनवरी 2015 से। कब आई थी, 1 जनवरी 2015 से। इसे जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, योजना आयोग को भंग कर दिया गया और क्या बना दिया गया, नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। और इसके भी जो प्रमुख होते थे वो PM ही होते हैं, जो अभी जो हमारे यहाँ के मोदी जी हैं वो इसके अभी भी प्रमुख हैं, नीति आयोग के। चलिए अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो में, सब क्वेश्चन कर लेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं वो देखिए। अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखने का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अर्थव्यवस्था को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, पहला पूंजीवादी, कितने भागों में बांटते हैं, पूंजीवादी,
फिर बांटते हैं समाजवादी, क्या बांटते हैं, समाजवादी, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी जो होता है इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, इसका जो स्वामित्व होता है, ठीक है, ये किसी निजी व्यक्ति के नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है, निजी व्यक्ति, जैसे आप लोग याद कर लीजिए अमेरिका। ओके, दूसरा जो होता है उत्पादन के जो साधन होंगे, उत्पादन के जो साधन होंगे इस पे सरकार का होगा हक। किसका होगा, सरकार का हक होगा, सरकार का हक होगा। किसका हक होगा, सरकार का हक होगा। जैसे कि आप याद करो क्यूबा, चीन, रूस भी, ठीक है, रूस में भी समाज, और इसमें सामाजिक कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आया है, आगे देखिएगा आप लोग, किसके बारे में सोचा जाता है, सामाजिक कल्याण के बारे में। मिश्रित में तो पता ही है, ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप कौन है, मिश्रित है। ये इसमें इस वाले का भी और इस वाले का पूछा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को साथ में लेके काम किया जाता है, दोनों का चलता है उसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत हो गया, ठीक है। तो मेन रूप से अगर पूछेगा कि सामाजिक कल्याण तो समाजवादी, निजी तो पूंजीवादी, दोनों को मिला के तो मिश्रित। चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आगे किए हैं। अब सिर्फ और आगे भी हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अरे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप लोग। देखते हैं 6 में क्या बोल रहा है। 6 में ये बोल रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, अगर प्रति व्यक्ति आय की आप बात करते हो, प्रति व्यक्ति आय, पता है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, नहीं याद है, नहीं याद है, पता है मुझे, आप लोग याद ही नहीं करते हो तो याद कहाँ से होगा। मुझे देखो कैसे याद है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को इसी तरीके से सोचना चाहिए, याद करना चाहिए कि हाँ चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो कि याद हो जाए। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय आय होगा, जो भी राष्ट्रीय आय होगा उसमें अगर आप कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो निकलता है प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम। क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम। मतलब कि अगर राष्ट्रीय आय में अगर आप कुल जनसंख्या से भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब आप लोग पूछेगा सर आप तो हमको यही नहीं बताया कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय देखिए, एक वर्ष में देश में उत्पादित, देश में जिस भी चीज़ का उत्पादन होगा, एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। थोड़ा सा राइटिंग गलत हो, मतलब थोड़ा सा वो गंदा हो रहा है क्योंकि जल्दी लिखना पड़ रहा है ना। तो राष्ट्रीय आय मतलब एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर राष्ट्रीय आय, जी आप एक बात सोचो कि जिस देश का ये राष्ट्रीय आय और ये जाए दोनों अगर विकसित होगा तो क्या देश विकसित नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। और जिसका ये दोनों अगर कम होगा, अगर मतलब अगर ये ज़्यादा है तो देश विकसित कहलाएगा, अगर कम है तो देश अर्ध विकसित कहलाएगा या देश अविकसित कहलाएगा। जैसे कि अभी हमारा पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीमारू राज्य की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है तो इसमें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो बदल गई हैं, बट देख लेते हैं फिर भी। BI से यहाँ पर बिहार आता है, ठीक है। M से मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा गरीब राज्य था मध्य प्रदेश, वर्तमान में भी वो आता ही है, ठीक है। MA से, R से राजस्थान भी आता था, और अभी मैंने चेक किया था तो उसमें राजस्थान को शायद हटा दिया गया है। और U से उड़ीसा आता था, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश भी आ जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी ऑप्शंस में देगा उसको मार देना है। यहाँ पे अभी उड़ीसा तो हट चुका है, बट आपके बुक में था तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलिए इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इतना समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग लाइक देके बताइएगा कमेंट्स में कि सर आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके।
चलिए आगे देखते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को पता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। क्या बना था? योजना आयोग। अच्छा एक बात पूछेंगे सर, अब योजना आयोग बना क्यों था? तो देखिए, सबसे पहले तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई, और योजना आयोग का काम क्या था? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन करने का मतलब है कि भारत में जितने भी, मतलब पहले आर्थिक नियोजन 5 साल का हुआ करता था ना, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो उनके बारे में बताया जाए, उनके बारे में भी पढ़ा जाता है इसमें। तो सबसे पहले, और उन्होंने, हाँ तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर यहाँ पे योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग का काम क्या था? ये देखिए, सबसे पहले योजना आयोग का काम ये था कि जो भी चीज़ें योजना आर्थिक नियोजन में लगेगी, ठीक है, आर्थिक नियोजन भारत में मान लो किसी भी चीज़ की, हमको किस चीज़ का विकास करना है, ठीक है, आर्थिक नियोजन में 5 साल का जो नियोजन बनेगा, उसमें योजना आयोग का काम था कि उसमें वो हर तरह की चीज़ों को, पहलू को रखेगा और बनाएगा, ठीक है, कि हाँ इसमें भारत में अभी ये साल इसकी ज़रूरत है, अभी उसमें उसकी ज़रूरत है, तो योजना आयोग। और इसको कब भंग कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को भंग करके इसके जगह पर नीति आयोग आ गया था, ठीक है। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? पीएम होते थे। और प्रथम कौन थे? फर्स्ट, तो फर्स्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, JNU जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए हो गया, हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राष्ट्रीय विकास परिषद, मस्त वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 6 अगस्त 1952, याद रखिएगा डेट। इसके भी जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो PM ही हुआ करते थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था? अब मान लीजिए कि हम आर्थिक नियोजन के द्वारा नियोजन बना रहे हैं, आगे क्वेश्चन ये आएगा, चलिए इसको उसमें हम कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी वही होते थे, और 6 अगस्त 1952। चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 10 क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। कुल 50 क्वेश्चन का सेट था, ठीक है, जिसमें बच्चे ने अच्छा किया है। मैं हमारे स्टूडेंट अंश, जो कि 10th में है भी नहीं, उन्होंने टॉप किया। सेकंड पे जिया थी, थर्ड पे मनीषा थी। इस तरीके से सबने अच्छा प्रदर्शन किया है, और आप लोगों से उम्मीद है कि और भी ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य, आपको पता ही है, पिछड़ा राज्य का जब भी बात आएगा आप सीधा अपना मार दीजिएगा बिहार। कलंक लगा हुआ है बिहार पे, यहाँ पे जगह कम है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो कलंक है ये, क्या कर सकते हैं, बट आई लव माई बिहार। चलिए यह बिहार हो गया। पिछड़ा राज्य के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। बीमारू राज्य जब भी पूछेगा बिहार उसमें ज़रूर मारिएगा, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पे जोर दिया जाता है? हम पिछला पढ़ा चुके हैं, सामाजिक कल्याण पे। किस पे दिया जाता है? सामाजिक कल्याण पे। इसके बाद भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम बता चुके हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष देखिए कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है? अब देखो, आप लोग हरित क्रांति के बारे में जानते हो? हरित क्रांति मेन रूप से ये गेहूं से संबंधित था, गेहूं के उत्पादन से। किससे? गेहूं के उत्पादन से। मतलब अब मान लो ना कि फसल के उत्पादन से ये संबंधित था। ओके, फसल के उत्पादन से संबंधित था, तो अब मान लो फसल किस में आएगा? खेती में आएगा। खेती किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। समझ रहे हो ना आप लोग? समझ रहे हो? वेरी गुड। चलिए, तो हरित क्रांति और ये 1967 के आसपास शुरू हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बिहार राज्य आप कृषि प्रधान है, पता है बिहार जो है वो कृषि प्रधान अभी भी है। हमारे यहाँ बहुत सारी खेतियाँ होती है, तो बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान है। सारे टॉपिक्स को देखते हुए चलिएगा, अच्छे सुनिएगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, आपको पता ही है। फिर भारतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन। हम बताए कि कृषि, खनन, पशुपालन ये सब चीज़ें जो आती है वो इसी में आती है। कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, सारी चीज़ें इसी में आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
2011 की जब जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास था। ठीक है, सेकेंड स्थान पे था जनसंख्या में भारत चाइना के बाद, अब तो शायद फर्स्ट हो ही जाएगा। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण, समाजवादी अर्थव्यवस्था गुण मैंने ही बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या होते हैं, तो लोक कल्याण पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कहने को है ये, बट बहुत कम ही इस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आता है तो चलिए पढ़ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण, ब्रूटलैंड आयोग आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रूटलैंड आयोग देखिए, ये सतत विकास से संबंधित है, सतत विकास। ठीक है, सतत विकास, पोषणीय विकास, सतत धारणीय विकास, सतत धारणीय विकास, पोषणीय विकास, कुछ भी इस तरह का पूछेगा कि यह आयोग किससे संबंधित है, सीधा आप लोग मारिएगा ब्रूटलैंड आयोग। ठीक है, अब देखिए सतत विकास क्या होता है। सतत विकास होता है ना वैसा विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतत विकास का, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वैसा विकास जिसमें वर्तमान के विकास के बारे में तो सोचा ही जाता है, के बारे में तो सोचते ही हैं, साथ में भविष्य के विकास के बारे में भी सोचा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारा बिजली है, क्या है बिजली, हम लोग बोलते हैं ना कि बिजली बचाओ, ऊर्जा बचाओ, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भविष्य में अगर आप लोग के बेटा पोता होगा, मान लीजिए आपका अगला पीढ़ी आएगा, तो उसके लिए आप लोग कुछ बचा के रखना चाहोगे या नहीं चाहोगे? भविष्य में ख़त्म हो जाना चाहिए। 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत सारा चलता है कि 2030 तक हमको ये करना है, हमको वो करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जिसमें अभी सिर्फ अभी के बारे में नहीं कि हाँ इसको ही बचा लेंगे तो काम खत्म है, नहीं, भविष्य में उसके बारे में भी सोचना जाना चाहिए कि हाँ भविष्य में भी ये बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ये भी हो गई, ये सब 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ब्रूटलैंड आयोग हम लोग पढ़ लिए, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, पता ही चल गया। भारत के विकास के बिना, हाँ एक था कि भारत के विकास, बिहार के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह किसने कहा था? याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना ना भारत का विकास संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BCB का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो आप लोग? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, आप लोग तो हमारे शेर हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, थर्ड आपको पता ही था कि हो जाता है सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। 24 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए थे। भारत में योजना आयोग का गठन हम बता दिए कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। पीछे देखिएगा आप लोग, कृषि का विकास करना, जब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आया था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, नोट्स आप लोग परचेज कर चुके हैं। 1951 से 1956 के बीच में जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, उसमें मतलब हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ मेन रूप से उसका उद्देश्य रहा करता था। तो फर्स्ट जो था वो 1951-56 वाला, इसका कृषि जो था वो मेन रूप से इसका उद्देश्य था कि हमको हमारे देश में कृषि का विकास करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक क्या होता है? देखिए इसमें मानव मतलब क्या विकास कैसे हो रहा है, 3 चीज़ें इसमें बताई जाती है। ठीक है, शिक्षा, जीवन स्तर और उसका जो स्तर है मतलब उसके जीने का स्तर है वो। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 1990 के आसपास पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, किसने दिया था?
मजहूल हक, महबूब उल हक ने दिया था। किसने दिया था? महबूब उल हक। यूएनडीपी के द्वारा ये लाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा, पाकिस्तान के सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को मतलब बनाया किसने था? तो पाकिस्तान के महबूब उल हक ने बनाया था और यूएनडीपी के द्वारा इसको लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्रतिपादन किसने किया था यहाँ से? तो यूएनडीपी के द्वारा महबूब उल हक ने किया था। इसके बाद सतत पोषणीय विकास, हमने पीछे बताया सतत पोषणीय विकास के बारे में क्या बताया था? ब्रूटलैंड आयोग। हमेशा याद रखिएगा, सतत पोषणीय विकास, ब्रूटलैंड आयोग। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था। उसमें भारत के पीएम कौन थे?